हेलो फ्रेंड्स, आज हिंदी व्याकरण में हमारा विषय है शब्द। जैसा कि आप जानते हैं, बिना शब्द के किसी भी भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। कोई भी भाषा बिना शब्द के हम नहीं समझ पाते हैं और ना ही समझा पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं या कितने तरह के होते हैं। यह सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा कुछ इस तरह से है: वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यह थी आपकी शब्द की परिभाषा, जिससे पता चला आपको कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह मीन्स जिनका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। सार्थक मीन्स होता है जिनका कोई सही अर्थ निकलता हो, उसको शब्द कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो ठीक है, आप इसको समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क से लेके ज्ञ तक के सारे वर्ण कहलाते हैं। उनको जब हम एक सीक्वेंस वाइज एक अर्थ के आधार पर, मतलब इस तरह से लिखेंगे कि उसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा। ये तो आप सभी को पता होगा कि अर्थ किसका निकलता है। जब हमें कोई चीज बोली जाती है और इमेजिन करते हैं किसी भी चीज को, जब हम बोलते हैं तो उसका चित्र हमारे माइंड पे आ जाता है एकदम से, तब हम उस चीज को समझते हैं। तो जब ऐसा कोई शब्द बोला जाए जिसकी पिक्चर यानी कि जिसकी इमेज हमारे दिमाग में एकदम से बनती है, उसको शब्द कहते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के भेद तो अगर प्रमुख भेद देखे जाएं तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन 4 प्रकार के भी अपने अलग अलग भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रमुख जो भेद हैं शब्द के। जैसा हमने आपको बताया कि शब्द के 4 पहले से भेद होते हैं। इसका अर्थ है कि जो 4 प्रकार होते हैं उनके अलग से भेद होते हैं। पहला है आपका अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो शब्द के जो भेद हैं वह इस तरह से 4 भागों में बांटे गए हैं और इनके अंदर भी अपने अपने इनके भाग हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी के भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थ के आधार पर। बहुत ही सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सार्थक अर्थ। देखिए, अभी मैं आपको 2 उदाहरणों से ही समझाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएंगे। अर्थ के आधार पर बहुत ही सिंपल है। पहला वर्ड हमने लिखा कलम। कलम। कलम लिखते ही आपके दिमाग में एकदम से एक पेन का या पेंसिल का या इस तरह से कुछ चित्र बना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शब्द वही होते हैं सार्थक जिसकी पिक्चर हमारे माइंड में एकदम से बनती है। तो कलम, यह हो गया आपका सार्थक शब्द। अब इसी कलम शब्द को अगर हम उल्टा करके बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या आएगा, म ल क। अगर हम म ल क शब्द लिखते हैं तो हमें उसकी कोई मीनिंग समझ में नहीं आती, कुछ नहीं समझ में आता कि क्या है, ना ही कोई पिक्चर बनती है, मतलब दिमाग से ही उतर जाता है कि लिखा क्या है। तो ये होते हैं निरर्थक शब्द। आशा है सार्थक और निरर्थक आपके समझ में आ गए होंगे, जिसका कोई मतलब निकले। यहाँ पे सिर्फ कलम ही सार्थक शब्द नहीं है, कोई भी शब्द, जैसे आज का अर्थ होता है लेकिन ज आ का अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही फूल का एक अर्थ मिलता है हमको, एक फूल की एक पिक्चर समझ में आने लगती है, एक इमेजिनेशन एक आ जाता है कि फोटो आ जाती है हमारे दिमाग में। लेकिन इसकी जगह लपू बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नो, तो वो हो जाएंगे निरर्थक। निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ नहीं है और सार्थक जिसका कोई अर्थ है। अब समझेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द, तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम समझेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखिए, आप परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, इट्स ओके, आपने किताब में परिभाषा पढ़ी कि ज्यों के त्यों रखे जाते हैं, जिनका कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही चले जाते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन अगर सिंपल वे में देखा जाए कि जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ना ही खंडन होता है, मतलब जिनका खंड नहीं किया जा सकता। कौन कौन से वर्ड होंगे आप, जैसे कि आपने लिखा लोटा, घोड़ा, आज, कल, कलम। जैसा कि आपका पहला शब्द है घोड़ा। घोड़ा पिक्चर को अगर आप खंडन करेंगे तो घो प्लस ड़ा, इनका अलग अलग करके कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, ये बिल्कुल बिना अर्थ के हैं, जैसे के तैसे ही रखे जाएंगे, जैसे के तैसे ही यूज होंगे। तो ये मैंने आपको बताया होंगे रूढ़ शब्द। दूसरा है आपका कलम।
कलम, जैसे आपको पहले भी देखा कि कलम क प्लस ल प्लस म 3 वर्णों से मिलकर बना है कलम। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करके क का मन अलग से अर्थ नहीं आएगा, ल का नहीं आएगा, म का नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ है जिनके टुकड़े करने पर यानी कि अलग करने पे अलग अलग शब्द का या वर्ण का कोई अर्थ नहीं आता, वह होते हैं रूढ़ शब्द। वो कोई भी हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि कोई भी शब्द, देखिए हम इतनी भाषा जब यूज करते हैं तो बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, बहुत सारे शब्द हम प्रयोग में लाते हैं। तो उन शब्दों का अगर खंडन मीन्स होता है तोड़ना। अगर हमने बीच में प्लस यानी कि धन का चिन्ह लगाया और उसके अलग अलग कोई मायने निकलेंगे तो वो रूढ़ शब्द नहीं है। लेकिन अगर हमें जैसे कि तैसे ही रखना है, जैसे कि पानी, आग, कोई भी शब्द जिसका खंडन करने पे अर्थ नहीं निकलता है वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दूसरा आता है आपका यौगिक शब्द। जिसने हमारी समास की वीडियो देखी होगी तो उसने देखा होगा कि हमने समास के वीडियो में बताया था तत्पुरुष समास, जिसमें जोड़े बनते हैं। समास की वीडियो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लीज हमारे चैनल में जाके पहले समास की वीडियो देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने बोला यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मीन्स, योग मीन्स होता है जोड़ना। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वहां पर आता है आपका यौगिक शब्द। अब इसके भी कुछ उदाहरण ले लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीन्स मैं क्या समझा रही हूँ। पहला आता है आपका हिमालय। हिम प्लस आलय, यानी कि हिम का मीन्स होता है आपका बर्फ और आलय का अर्थ होता है आपका घर। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले में बताया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन यहाँ आप देखेंगे हमने खंडन किया, हिम को अलग किया, आलय को अलग किया। तो हिम का मतलब बर्फ और आलय का अर्थ आ जाएगा आपका घर, तो बर्फ का घर। तो आप देखिए यौगिक शब्द मतलब वही है जो दो शब्दों के जोड़ से बने हैं। ऐसी और शब्द भी हैं, एक और उदाहरण आपको बताएंगे। दूसरा उदाहरण है आपका पाठशाला। तो इसका भी हम खंडन इस तरह से करेंगे, पाठ प्लस शाला। पाठ का मतलब पढ़ना, शाला मीन्स पढ़ने वाली जगह, तो पाठशाला। ठीक है, यहाँ पे भी हमने खंडन किया और हमारा क्लियर हो गया दोनों का मीनिंग। तो इससे समझ में आ गया होगा यौगिक में जहाँ पे दो शब्दों का मेल होगा। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। बहुत ही आसान है। आसान तो वैसे इसमें तीनों ही बहुत सिंपल हैं अगर आप समझना चाहेंगे। लेकिन योग रूढ़ में क्या है, जितने भी बहुव्रीहि समास में जाएंगे, जितने भी शब्द बहुव्रीहि समास में थे, लंबोदर है, श्वेतांबर है, पीतांबर है, त्रिनेत्र है, नीलकंठ है, ये सारे आपके आ जाएंगे योग रूढ़ शब्द में। क्योंकि योग रूढ़ का मतलब ही होता है कि जो शब्द है वह किसी प्रसिद्ध चीज को या किसी महान चीज को इंगित करता है। तो बातें करते समय अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां हो जाएंगे आपके योग रूढ़ शब्द। आइए इसे भी थोड़ा उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहला आपका लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी। तो ये हो गया आपका योग रूढ़ शब्द। एक चीज आपको बताना भूल गए, बहुव्रीहि समास के साथ साथ कर्मधारय समास के भी जितने भी उदाहरण हैं, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण हैं वह इनमें आएंगे योग रूढ़ शब्द में। ध्यान रखिएगा योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि और आपका कर्मधारय दोनों समास के शब्द आएंगे। दूसरा उदाहरण है आपका नीलांबर। नीला है जो अंबर, अर्थात नीला है जो कपड़ा, मतलब कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। मैंने आपको समास वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वहाँ पे बहुव्रीहि नहीं होता, वहाँ पर कर्मधारय होता है। इसीलिए हमने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया है कि ध्यान रखिएगा योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों के शब्द जितने भी होते हैं वो सारे आपके योग रूढ़ शब्द में जाएंगे। अब समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले तत्सम शब्द समझेंगे। तत्सम शब्द ये ध्यान रखिएगा, देखिए हमारी भाषा है, मातृभाषा है हिंदी। हमने और आपने सभी ने मिलके, मैं अपने आप को नहीं कहूंगी, हमने भी
और आपने भी सबने मिलके क्या किया है, हिंदी भाषा को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। अपने हिसाब से बोल बोल के हिंदी भाषा अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रही है। कुछ देशज शब्द आ रहे हैं, कुछ विदेशज, कोई तद्भव, कोई तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं जो शुद्ध संस्कृत भाषा से हिंदी में लाए गए होते हैं। अब समझेंगे हम तद्भव। तद्भव शब्द वही जो हमने हिंदी बोल बोल के अपने हिसाब से, जो हिंदी में अपनी मीनिंग के हिसाब से हमने कई चीजों के अपने अर्थ निकाल लिए हैं। धीरे धीरे जो मन करता है जिसको जो बोलते हैं, या कहा जाए कि कई जगह कुछ किसी चीज को कुछ बोला जाएगा तो उसका अर्थ दूसरी जगह पे कुछ और निकलेगा। या नॉर्मली ये भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो। जैसे पर्यायवाची के शब्द हैं, पर्यायवाची में भी आपको कई तद्भव मिलेंगे और कई तत्सम मिलेंगे। तद्भव का अर्थ वह होता है जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे बोलते हैं, वह होते हैं तद्भव शब्द। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैम को क्या हो गया, उदाहरण नहीं बताया, एग्जाम्पल नहीं बताया, क्या हो गया बोल रहे। वो इसलिए नहीं बताया कि तत्सम और तद्भव शब्द को हम एक साथ समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं तद्भव में और तत्सम में। मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, यहाँ पे तो हमने सेम जिसका तत्सम लिया है उसी का तद्भव लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यही ढूंढो कि तत्सम इसका है तो तद्भव भी यही ढूंढना है। अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम में आ जाता है आपके कि 5 तत्सम और 5 तद्भव शब्द लिखिए, अगर आपको याद है मीनिंग तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको नहीं याद है तो आप तत्सम भी अलग लिख सकते हैं और तद्भव भी अलग लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव एक साथ। पहले हम समझेंगे तत्सम। रात्रि, यह थे आपके तत्सम रूप जो संस्कृत से बताए गए हैं, और अभी इन्हीं को जरा हम तद्भव में समझेंगे। तद्भव शब्द रात, आंख। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लिखा रात्रि जिसको हम बोलते हैं रात, और नेत्र जिसको हम बोलते हैं आंख। तो बस इतना आपको ध्यान करना पड़ेगा कि संस्कृत के शब्द वैसे भी अपने आप में पहचाने चले जाते हैं, मतलब आ जाते हैं पहचान में कि ये संस्कृत वर्ड है, तो वो होंगे आपके तत्सम शब्द। और जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे कि आपको देखेंगे अग्नि होता है लेकिन हम आग बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तत्सम है आपका अग्नि, और आपका तत्व है आग। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। देशज, देशज शब्द वो शब्द है जिनकी कोई मीनिंग खास होती नहीं है, मतलब ने खाली कहते हैं ना जैसे एवे ही कर दिया, तो जो एवे ही वर्ड है, टप टप, छपाक, और जैसे आपका ढम ढम, टम टम, तो ये शब्द जो होते हैं आपके देशज होते हैं। ये हमने ऐसे ही अपनी भाषाओं को या अपने फीलिंग्स को समझाने के लिए आप इस तरह से खाली बनते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनकी मीनिंग भी होती है, लेकिन जैसे कि ढम ढम, ढम ढम मीन्स होता है ना, जैसी किसी अगर बाजे को बजाने की बात या डमरू को बजाने की बात आती है तो वहां पे आता है आपका ढम ढम। तो लेकिन इनका कोई ऐसा खास मीनिंग नहीं होता, ये नॉर्मली मतलब भाषा को बोलते बोलते इसको हम प्रयोग में लाने लग जाते हैं। तो यह होते हैं आपके देशज। अब आते हैं विदेशज में, चौथा रूप इसका। तो विदेशज शब्द वह होते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है विदेशज, यानी कि जो विदेश से आए हैं, ठीक है। अब विदेश से कौन से होंगे, जैसे कि उसमें अब ये तो नहीं है कि अमेरिका से आ गए, ऑस्ट्रेलिया से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, वो ऐसा, इसमें ये कहने का मतलब नहीं है कि जो चल के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशज शब्द जो हमको विदेशी लैंग्वेज से, हमने जो विदेशों की भाषा है उससे हमने अपनाए हैं, और आज हिंदी में उन्हीं का ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब हम अपनी हिंदी को खोते जा रहे हैं और उस भाषा को लाते जा रहे हैं। जैसे कुछ, जैसे कि इसमें वर्ड कौन कौन से, काफी भाषाओं के यूज होते हैं, इंग्लिश है, अंग्रेजी के, उर्दू, फारसी, तुर्की, ऐसे कई भाषाएं हैं जो हम अपने देश में प्रयोग में लाते जा रहे हैं, जो हमारी जनरली बोलचाल की भाषा में वो आती जा रही है। आइए कुछ उदाहरण समझेंगे। पहला शब्द है आपका ट्रेन। ट्रेन एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसको रेल बोलते हैं, लेकिन इतना यूज में आने लग गया है तो जिसके लिए हम ट्रेन ही ज्यादा यूज करते हैं। तो यह हो गया आपका इंग्लिश का शब्द। दूसरा शब्द है आपका आफताब। आफताब का मतलब होता है हिंदी में सूर्य, इसे सूरज बोलते हैं। और लेकिन हम कई बार, आपने देखा होगा गानों में भी आपने आफताब का प्रयोग देखा होगा, तो उसे कहते हैं सूर्य के लिए। यह एक उर्दू शब्द है। तीसरा शब्द है आपका अखबार। अखबार भी देखिए, आपको पता नहीं होगा कि यह भी हिंदी शब्द नहीं है, अखबार भी एक अरबी शब्द है।
हिंदी में अखबार को समाचार पत्र कहा जाता है। और अब आता है आप लोगों के लिए सबसे शॉक वर्ड, जो शायद बहुत लोगों को अचंभा होगा, मतलब शौक लगेगा, अरे ये क्या है? अंगूर। जनरली अंगूर यूज करते हैं हम, फलों में बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अंगूर शब्द भी हिंदी नहीं है। अंगूर शब्द आपका फारसी शब्द है। अंगूर को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में द्राक्षी बोला जाता है। तो देखिए कितना अंतर है, जो हमें खुद ही नहीं पता था आज तक कि अच्छा ऐसा है कि अंगूर मतलब हिंदी शब्द है ही नहीं। काफी लोग इसमें से सोच रहे होंगे कि हमें शौक पक्का लगा होगा। तो ये थे आपके विदेशज। पहला है आपका विकारी और दूसरा है आपका अविकारी। पहले समझते हैं विकारी। विकारी की परिभाषा आप समझ सकते हैं पढ़ के, लेकिन अब इसे समझने का तरीका यह है कि देखिए काफी वाक्य ऐसे होते हैं जो संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके विकारी शब्द। और यहीं पे आपका विपरीत अगर हम समझेंगे, जिनका में चेंज नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, तो वह हो जाते हैं आपके अविकारी शब्द। विकारी शब्द को कुछ उदाहरण से समझेंगे। नदी, नदियां, पीली, पीला। ये आपके दो उदाहरण से, इससे आपको ये नहीं है कि सारा कंफर्म हो गया, बस ये दो शब्द हैं हमेशा की तरह। बस हमने आपको ये बताया है कि इस तरह के शब्द होते हैं। देखिए जैसे नदी को हमने किससे, उसके वचन के हिसाब से चेंज किया नदियां, और पीला उसको लिंग के हिसाब से पीली करा। लड़का, लड़की, तो इस तरह से यानी कि जिसमें परिवर्तन आता है। जैसे खाता है, खाती है, अब ये क्रिया के हिसाब से हो गया। खाता है लड़का और खाती है लड़की। तो इस तरह से उसका और उसकी, ये सभी होंगे आपके विकारी शब्द। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिल्कुल इसके विपरीत आपको अविकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन, कारक के हिसाब से कोई चेंज नहीं आता, वह होते हैं वो जैसे कि तैसे ही रहेंगे। मतलब अगर एक वचन में भी वो यूज हो रहा है तो बहुवचन में भी उसका वैसा ही प्रयोग होगा। संज्ञा में हो रहा है तो सर्वनाम में भी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। इसे भी कुछ उदाहरण से समझेंगे, और वो भी उदाहरण क्या आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे किंतु शब्द है, परंतु शब्द है, या है, अथवा है, परंतु, लेकिन। जैसा कि हमने बताया आपको विकारी शब्द में परिवर्तन आता है। अविकारी शब्द में, जैसे हमने बताया, विकारी शब्द में आपके परिवर्तन होते हैं, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह चाहे वचन हो, वह कोई सा लिंग हो, संज्ञा हो, क्रिया हो, उसको ज्यों का त्यों ही रखा जाएगा। उदाहरण के लिए इनको लिख के समझने की जरूरत नहीं है, आप बोल के ही समझ लेंगे। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, और, या, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम नहीं, इनका देखिए अगर एक वचन में है तो भी किंतु किंतु ही रहेगा, बहुवचन में है तो भी रहेगा, और हम और का लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, परंतु का नहीं कर सकते, लेकिन का नहीं कर सकते। तो यह सभी होते हैं आपके अविकारी शब्द। तो यह थी आज हमारी शब्द की वीडियो। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात ध्यान रखें, हर संडे हम लाइव क्लास लेते हैं यूट्यूब चैनल पर। अपने जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि लाइव हमसे पूछें कई चीजें जो हम बना चुके होते हैं वीडियो, तो प्लीज उसके बारे में आप हमारे संडे की क्लास ले सकते हैं।